दोस्तों मुकेश अंबानी आज भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। जी हाँ, और उनकी वेल्थ में एक नहीं बल्कि उनके कई बिजनेसेस का हाथ है। फिर चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो या फिर रिटेल, आज वो हर एक फील्ड को डोमिनेट कर रहे हैं और रिलायंस की पावर बढ़ती जा रही है। लेकिन अंबानी और रिलायंस का बिजनेस आखिर कितना फैला हुआ है, उन्होंने कैसे इस बिजनेस को एक्सपैंड किया और क्या रिलायंस की बढ़ती हुई डोमिनेंस भारत के लिए एक अच्छी चीज है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में, तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो रिलायंस की शुरुआत एक टेक्सटाइल बिजनेस के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन आज का रिलायंस अपनी उस इमेज से बाहर आ चुका है और वो अब दूसरी फील्ड्स में ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। जी हाँ, अगर हम रिलायंस की डोमिनेंस की बात करें तो इसका सबसे सीधा उदाहरण हमें जियो के केस में दिखता है। जियो से पहले 1 GB डेटा के लिए लोगों को 150 से 200 रुपए खर्च करने होते थे और उस समय इंटरनेट की स्पीड भी भारत में बहुत अच्छी नहीं थी। यही गेम में एंटर होता है जियो, जो कि सितंबर 2016 में अपने लॉन्च के वक्त ये ऐलान कर देता है कि वो सभी जियो यूजर्स को साल के अंत तक फ्री अनलिमिटेड डेटा और फ्री अनलिमिटेड कॉल्स ऑफर कर रहे हैं। बस कर क्या था, आपने देखा ही होगा कि किस तरह से जियो के सिम कार्ड्स खरीदने के लिए लोगों ने स्टोर्स के आगे लाइन लगानी शुरू कर दी और बहुत से लोगों को तो ये 4 से 5 दिन तक वेट करना पड़ रहा था एक सिम कार्ड खरीदने के लिए। इसके बाद जब साल का अंत आया तो रिलायंस ने अपना हैप्पी न्यू ईयर ऑफर भी निकाल दिया, जिसमें उन्होंने मार्च 2017 तक के लिए अपनी फ्री कॉलिंग और डेटा वाली स्कीम को एक्सटेंड कर दिया था। ये मूव बाकी कंपनीज को कितना नुकसान पहुंचा रहा था, इसका पता हमें ऐसे चलता है कि एयरटेल जैसी कंपनीज ने जियो के खिलाफ कोर्ट में केस भी कर दिया था। जी हाँ, जहां उन्होंने दावा किया कि इस तरह के फ्री ऑफर्स देकर एक अनफेयर तरीके से जियो बाकी कंपनी से कम्पीट कर रहा है और इस पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन कोर्ट का फैसला जियो के हक में ही गया, क्योंकि कोर्ट का ये मत था कि जियो तो अभी एक नई कंपनी है, तो वो कैसे अपने कॉम्पिटिशन को नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर बाकी कंपनीज को उनका मुकाबला करना है तो वो भी इस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं। ऐसा हुआ भी, आज भारत की सभी टेलीकॉम कंपनीज जियो से प्राइस पर कम्पीट कर रही है, लेकिन 30 करोड़ यूजर्स के साथ जियो अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। दोस्तों, टेलीकॉम के बाद रिलायंस ने रिटेल इंडस्ट्री को भी टारगेट किया था। आपको याद ही होगा कि फ्यूचर ग्रुप, जिसके अंडर बिग बाजार जैसे ब्रांड्स भी आते हैं, जब उनकी और रिलायंस की डील हो रही थी तो अमेजॉन उन्हें कोर्ट में ले गया था। अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर कूपन्स में 49% स्टेक खरीदे थे और फ्यूचर कूपन्स के पास फ्यूचर रिटेल के 4.8% शेयर थे। अमेजॉन नहीं चाहता था कि अब रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को खरीदे, लेकिन जब मामला एक लीगल बैटल में बदल गया तो भारत की कंपटीशन कमीशन ने ये डिसाइड किया कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील तो सही है, लेकिन जो अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन्स में स्टेक खरीदा था वो गलत था। इसके बारे में भी अगर आप डिटेल में एक वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तभी हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। लेकिन वापस से मेन मुद्दे पर आए दोस्तों, तो इसके बाद रिलायंस यहीं पर नहीं रुका, बल्कि रिटेल में वो बाकी सेक्टर्स की भी टारगेट करने लगा। जी हाँ, जैसे फैशन सेक्टर में खुद को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने आजियो और रिलायंस ट्रेंड जैसे वेंचर्स शुरू किए और साथ ही बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स को भी अक्वायर कर लिया, जिससे कि इस मार्केट में भी उनका स्पेस बन जाए। आज रिलायंस रिटेल के सेक्टर में भारत का सबसे बड़ा प्लेयर है और उनके पास 14,000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। रिलायंस ने एफएमसीजी सेक्टर में भी कोका कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड्स को बीट करने के लिए कैंपा कोला को अक्वायर करके रीलॉन्च कर दिया था और आज वो इन दोनों ब्रांड से सस्ती सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में बेच रहे हैं। रिलायंस ने अपने कैंपा कोला बिजनेस को भी एक्सपैंड करने के लिए कई सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज को अक्वायर किया है दोस्तों, जो कि उनकी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके। लेकिन इन बिजनेसेस की बात अगर हम ना भी करें तो रिलायंस के पेट्रोलियम बिजनेस की बात तो करनी ही पड़ेगी, जो कि उनके कैश काउ माना जाता है। रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर्स 2015 से 2020 में अपनी वैल्यू से तिगने हो गए थे और साथ ही सऊदी अरामको जैसी कंपनीज ने भी रिलायंस में निवेश किया था। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद तो अंबानी की और भी चांदी हो गई है दोस्तों, क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और उसी तेल को फिर यूरोप को रिफाइन करके बेच रहा है। रूस से तेल खरीदने में सरकारी कंपनी से ज्यादा एक्टिव रिलायंस जैसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं और इस तरह वो इस कॉन्फ्लिक्ट में और भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और पहले से ही इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करने वाला रिलायंस अब और भी ज्यादा स्ट्रांग होता नजर आ रहा है। एनर्जी के सेक्टर पर ही हम ठहरे तो अंबानी ने 60,000 करोड़ का निवेश करके गुजरात के जामनगर में 4 गीगा फैक्ट्रीज बनाने की भी घोषणा की है, जहां पर सोलर पैनल्स और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाई जाएंगी। इसके अलावा रिलायंस हाइड्रोजन फ्यूल पर भी काम कर रहा है। इसके बाद इस साल आपने जियो सिनेमा ऐप पर आईपीएल तो देखा ही होगा। आईपीएल की डील से पहले जियो सिनेमा मौजूद जरूर था, लेकिन अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स ही भारत के ओटीटी सेक्टर पर राज कर रहे थे। जियो
जियो सिनेमा ने आईपीएल फ्री करके इस गेम को भी पलट दिया और अब जैसे ही जियो सिनेमा के बारे में लोगों को पता चला है तो आईपीएल खत्म होते ही उन्होंने इसमें असुर जैसे शोज को ऐड कर दिया है। असुर शो इससे पहले आप वूट पर देख सकते थे और ये भी रिलायंस द्वारा ऑन प्लेटफॉर्म ही था। मीडिया के स्पेस में भी आज रिलायंस की उतनी ही डोमिनेशन है। आज रिलायंस ग्रुप नेटवर्क 18 को ओन करता है, जिसके अंडर 70 से ज्यादा टीवी चैनल्स आते हैं जिन्हें 80 करोड़ इंडियंस भी देखते हैं। इनमें कलर्स, एमटीवी, VH1 समेत बहुत से न्यूज चैनल्स भी शामिल हैं। पर अब सवाल ये भी है कि क्या एक ही इंसान या एक ही कंपनी के हाथ में इतनी पावर होना एक अच्छी बात है? कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इससे हमें क्या मतलब है, रिलायंस को जो करना है वो करता रहे, हम कौन होते हैं उन्हें अच्छा या बुरा बताने वाले। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के सवाल माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज को लेकर भी दुनिया भर में उठते हैं, क्योंकि सभी लोग उस पॉसिबिलिटी से डरते हैं जहां एक कंपनी उनकी लाइफ के ज्यादातर एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करेगी। जैसे जैसे रिलायंस सभी इंडस्ट्रीज को डोमिनेट कर रहा है, वो आपसे और हमारे चॉइस छीन ले रहा है। अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो अगर आपको जियो की सर्विस पसंद नहीं है तो आपके पास सिर्फ अब एयरटेल और वीआई के रूप में ही 2 ऑप्शंस बचे हैं। और अगर ये भी ना होते तो आप चाहे जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लेते, लेकिन फिर जियो के पास कोई इंसेंटिव नहीं था अपनी सर्विस बेहतर करने का। इसके अलावा लोगों को ये डर भी है कि रिलायंस का राइज भारत में बढ़ते क्रॉनिक कैपिटलिज्म को भी दर्शाता है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म उसे कहते हैं दोस्तों जब कोई कंपनी या इंसान सरकार से अपने कनेक्शंस और मार्केट में अपनी डोमिनेंट पोजीशंस के कारण खुद का फायदा करते जाता है, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इसमें कभी कभी छोटे अंबानी यानी कि अनिल अंबानी का भी एक एग्जाम्पल कोट किया जाता है, जब उन्होंने रिलायंस डिफेंस नाम की एक कंपनी शुरू की थी और अगले 12 दिन में ही उन्हें सरकार की तरफ से राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जबकि सरकार के पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी थी जिसके पास फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में देश का तजुर्बा भी था। इसके अलावा भारत में एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि जहां अमेरिका जैसे देश में भी क्रॉनिक कैपिटलिज्म बहुत भारी मात्रा में है, लेकिन वहीं यह क्रॉनिक कैपिटलिज्म वहां पर इनोवेशन को ड्राइव भी करते हैं और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर आप भारत के स्टार्टअप्स की तरफ नजर डालेंगे तो सभी के अंदर चीन, जापान और अमेरिका से आई हुई कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जबकि इंडियन बिजनेसेस बहुत रेयरली ही अपना पैसा इस तरह के स्टार्टअप्स को फंड करने में इन्वेस्ट करते हैं। पर ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि कंपनी का फायदा होने से देश का फायदा नहीं होता। हमारे पास साउथ कोरिया और सैमसंग का उदाहरण भी है। आज सैमसंग साउथ कोरिया को पूरी तरह से डोमिनेट करता है और वो मोबाइल फोन से इंश्योरेंस तक सभी कुछ बेचता है। सैमसंग का कोरिया की ग्रोथ में बड़ा योगदान है, लेकिन साथ ही साउथ कोरिया में भी सैमसंग की बढ़ी हुई इन्फ्लुएंस के कारण कई सारे स्कैंडल्स अब सामने आ रहे हैं। जी हाँ, इसलिए ये एक 2 धारी तलवार है जो देश का फायदा भी कर सकती है और नुकसान भी। लेकिन लोग अपनी राय जल्द नहीं बदलते हैं। जिन्हें अंबानी के इस राइज को देखकर खुशी मिलती है वो अब भी उस पर उतना ही गर्व कर रहे होंगे, और जिन्हें ये राइज चिंताजनक लगता है वो अब भी इससे परेशान है। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम इसमें एक बैलेंस ढूंढें और सिचुएशन को किसी का फैन बनकर ना एनालाइज करें। और आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।